नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को वाराणसी के सीगरा में नवनिर्मित श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम भवन का उद्घाटन करने के आयोजन को केंद्र में रखकर बात करेंगे काशी तमिलनाडु सांस्कृतिक संबंध यानी उत्तर दक्षिण के अनुपम संगम की। उत्तर प्रदेश में बसी मोक्ष नगरी काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन संबंध 15वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं। जब मदुरै के आसपास के क्षेत्र के शासक राजा पराक्रम पांड्या अपने मंदिर के लिए शिवलिंग लाने के लिए काशी आए थे। इन प्राचीन संबंधों को नया आयाम और दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2022 में काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई। काशी तमिल संगमम ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन संबंधों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 में काशी तमिल संगमम का दूसरा यानी 2025 में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस आयोजन और काशी तमिलनाडु संबंधों को और विस्तार देने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी के सीगरा में नवनिर्मित श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम भवन का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। எவ்வளவு பெரிய தேச ஒற்றுமையை காசியும் ராமேஸ்வரமும் நமக்கு உணர்த்துகிறது என்று பாருங்கள். காசிக்கு புனித யாத்திரை வந்தால் அது நிறைவடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாமும் ராமேஸ்வரத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அதுபோல தெற்கே இருக்கிறவர்கள் காசிக்கு வருவதும் காசியிலே இருக்கின்றவர்கள் ராமேஸ்வரம் செல்வதும் இன்றைக்கு நேற்றல்ல, பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அது தொடர்கதையாய் தொடர்கிறது. अनेक सदियों से उत्तर भारत के लोग दक्षिण में रामेश्वरम को जाते हैं, पुण्य यात्रा करते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत के लोग भी ज्ञान एवं दिव्य अनुभव हेतु काशी की ओर भ्रमण करते हैं। देखिए कितना अद्भुत एक अनुभव होता है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मिलाने का, इसका संगम करने का एक अद्भुत अनुभव है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व जब वो काशी आए थे तब की काशी में और अब की काशी में बहुत सुंदर बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक परिवर्तन प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही संभव हुआ है। आज जब मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत रहा था तो मुझे सालों साल बिगड़े की काशी यात्रा याद आ गई। उस समय में कायर बोर्ड का अध्यक्ष, तब से इस काशी शहर में जो बदलाव आया है वह अद्भुत है। ये परिवर्तन हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने प्रिय संसदीय क्षेत्र के प्रति उनके प्रयास और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही संभव हो गया है। काशी तमिल संगमम और यहाँ पर इस भवन के निर्माण का उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान करना, शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों क्षेत्रों के बीच सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाना है। चर्चा करेंगे दो विशेषज्ञों से। अजित कुमार चतुर्वेदी जी, कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ML राजा, निदेशक कालक्रम एवं इतिहास अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर S राधाकृष्णन पीठ, राज्यसभा संसद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी डॉक्टर राजा बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा
दशकों पुराने संबंध हैं काशी के और तमिलनाडु के। और श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी ने जो ये 60 करोड़ रुपए की लागत से 140 कमरों वाला ये 10 मंजिला सत्रम भवन बनवाया है, वाराणसी में सोसाइटी द्वारा ये बनाया गया दूसरा भवन है बताया जाता है। और काशी में इस भवन का निर्माण और इसके उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का दोनों क्षेत्रों के बीच सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का जो वक्तव्य दिया गया है, उसे कैसे देखते हैं आप? तो मेरा सौभाग्य था कि उस कार्यक्रम में जब उपराष्ट्रपति जी का भाषण हुआ और जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ तो मैं उस सभागार में उपस्थित था और मुझे उनको सुनने का मौका मिला। और उन्होंने बहुत ही विस्तार से जो संबंध है और जो उसकी प्रगाढ़ता है और जो उसकी समय सीमा है वो कुछ दशकों से या कुछ शताब्दियों से ही नहीं है, ये कई हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे वो परंपरा चली आ रही है और आज कैसे वो और प्रगाढ़ हो रही है। तो जिस तरह से उस जगह का जो डेवलपमेंट हुआ उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो उससे जो है ये निकल के आया बहुत स्पष्ट तरीके से कि इस चीज़ की बहुत आवश्यकता थी। जो वहाँ पे धर्मशाला बना है, जो नट्टुकोट्टई जो छत्रम बना है, उसको हिंदी में उसको धर्मशाला बोलेंगे। और ये जो है एक तरह से इसकी जो बहुत लंबी डिमांड थी वो पूरी हो रही है। और ये हमारे जो संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है और जो एक तरह से कई शताब्दियों और कई हजारों वर्षों से हैं, उसको ही जो है प्रगाढ़ करते हैं। तो उससे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा। और मैं अकेले नहीं था, उसमें बहुत सारे नागरिक तमिलनाडु से आए हुए थे। तो इनफैक्ट उस सभा में जो नागरिक जो आए हुए थे, जो नागरिक क्या बोले उसको पिलग्रिम्स बोले, जो आए हुए थे पिलग्रिम्स, वो सारे जो है उनको भी बहुत आनंद आया। और काफी लोग जिसे कहते हैं हर वक्तव्य के बाद बहुत तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी, क्योंकि सबको समझ में आ रहा था जो बोला जा रहा है वो कितना हम सबके दिल और दिमाग के करीब है। Dr. M.L. Raja ji, it is a matter of pride that you are associated with our show. Also a feeling of pride that you were an important part of the first Kashi Tamil Sangamam to be held in 2022. Satram Bhavan's purpose is to serve the visiting pilgrims and encourage the younger generation to visit this holy city. Could this initiative be seen as part of the Kashi Tamil Sangamam? Yes, definitely. First of all, I want to congratulate our His Excellency Honorable Vice President, who belongs to my state, C.P. Radhakrishnan ji, Honorable C.P. Radhakrishnan ji. First of all, I want to congratulate him. And also, because of the long vision of our Honorable His Excellency Prime Minister and our His Excellency Honorable UP Chief Minister, that Kashi Sangamam happened in a very great manner, and it has an impact in Tamil Nadu. Even in Tamil Nadu, the youngsters are now identify themselves. Not identifying, they are remembering their old connectivity between Tamil Nadu and Kashi. Because if you see, first of all, I want to say one astonishing fact, that the Pandya kingdom is the southernmost part of Tamil Nadu. Their flag symbol and coat of arms and state emblem are tin fish. That is Jadwa Machli, you can say, or Mithuna Matsaya. Two fish joined together. That is the flag symbol of Pandya kingdom. You see, when I visited Kashi in 2022, I went to the palace of Kashi king. In that also, I have found out that the coat of arms and state emblem and national, this state flag is Judua Matsili only, two pieces. Even this tradition is a very, very long tradition. That is more than thousands and thousands of years before also the Kashi kingdom existed. Even if you say in Ramayana and Mahabharata, you can see the reference to Kashi kingdom. Even from those period, Ramayana itself, the state symbol of Kashi kingdom is
fish, twin fish also. In the same way, even during the rule of Palyaga Sadai Muthugudumi Pervalidi, a very ancient king of Pandya, that is more than 10,000 or 20,000 years before itself, or you can say even 50,000 years. His symbol also twin fish. So there is a connectivity, even this historical and political connectivity. Otherwise, there won't be, the similarity will not be there. Even it continues even modern day also. See, in Uttar Pradesh state symbol is Matsaya also, not only Matsaya, it is bow and arrow, that is Dhanur and Bana. This Dhanur and Bana is the state symbol of Kerala. That is the Chera Kingdoms. Chera King's national flag symbol is Dhanu and arrow, and Pandya Kingdom's flag symbol is two fishes. Both are there in UP state symbol. So we have a very long 10,000, very, we can say very antiquity. From antiquity, highest antiquity to modern day, there is this, through this emblem, we can see the connectivity between two Tamil Nadu and Kasi. जी Not only that, pardon me, sir. जी अजीत जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर एमएल राजा जी कह रहे हैं, उससे इतर में एक बात, ये जो भवन का निर्माण है, जो श्रद्धालु तमिलनाडु से यहाँ पर काशी में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये भवन है। और जब काशी तमिल संगमम की बात करते हैं तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कहीं ना कहीं विस्तार देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये प्रयास कितना फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये तो उस सभागार में बहुत स्पष्ट था कि जो काशी तमिल संगमम जो पिछले 3 साल से हो रहा है, उसका साफ प्रभाव दिख रहा था, क्योंकि उस सभागार में श्रद्धालु जो तमिलनाडु से थे 1000 से ज्यादा थे। 1000 से ज्यादा श्रद्धालु उस फंक्शन में थे, और वो इसी फंक्शन के लिए आए हुए थे। और उन्होंने जो उनका भक्ति भाव था, जो उनका लगाव था, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं इमोशनल बॉन्ड था, कनेक्ट था, वो साफ दिख रहा था। क्योंकि जब आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का वक्तव्य हुआ और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हुआ, तो दोनों समय में उन्होंने लगभग हर सेंटेंस के बाद उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, और बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो पूरा एक माहौल जो था वो एक बहुत खुशी का माहौल था, और बहुत ज्यादा एक तरह से इससे आह्लादित महसूस कर रहे थे सब। तो उससे साफ दिख रहा था कि जो काशी तमिल संगम जो स्टार्ट हुआ है जो रिसेंट टाइम्स में, उसका ही इफेक्ट ये दिख रहा है कि ये एक तो धर्मशाला बन गया, इतना भव्य बना, और उसके उद्घाटन में उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों आए, और उसके उद्घाटन में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु तमिलनाडु से आए। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये तभी संभव थी अगर ये इस तरह से जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया है, जो उन्होंने एक रोड मैप रखा है, उसके हिसाब से जो चल रहा है, तो हमारे प्राचीन को हमारे मॉडर्न से कनेक्ट कर रहा है वो। Dr. M.L. Raja, as you said, Kashi and Tamil Nadu shares centuries-old cultural ties that embody the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. Do you think this relationship is based on religious, spiritual and cultural exchange, in which events like Kashi Tamil Sangamam play an important role? Yes, definitely. See, there is a spiritual connection between Kashi and Tamil Nadu. See, if you say that Tiruvilayadar Puranam, that is a Purana detailing the Shiva who did many Leela at Madurai. The Madurai is the second largest city of Tamil Nadu, the Pandya capital. In that you can see Tiruvilayadar Puranam, there is one narration. Tiruvilayadar Puranam narrates a history of thousands and thousands of years ancient. In that there is a sannyasi who came from Kasi. He came to Madurai, the capital of Pandya, and that sannyasi known as in Tamil Nadu Ellamballa Siddha. Siddha is Siddha Purusha, Ellamana omnipotent. That is, he is nothing but the avatar of Shiva. We are worshipping like that. Sabhi Shakshama Siddha Purusha. He came to Madurai, and when the king wanted to meet him, he asked the king to come to the temple. Meenakshi Amman temple, famous, everybody in North India knows Meenakshi Amman temple. The Ishvara name is Sokanatha. In that,
when the king came here and the other people told he can do anything. So he requested the Siddha to that one elephant, it's a stone elephant, stone sculpture of elephant. He requested the Siddha to make that elephant to eat the sugar cane. It's a stone elephant, Silahasti. How can it eat sugar cane or iki? Iki can or ganna, you can say. That, but it was made possible by that Siddha. So that is an age-old tradition and connectivity. That Siddha, they told he came from Kasi. And also even now, how the spiritual connectivity. In Tamil Nadu, the over people is at least in their lifetime, at least once they should go to visit and Kasi. First they will go to Rameswaram, then when go to Kasi, and then again coming back. So on coming back, they will bring the Ganga Jal to their home and they will distribute to the whole village. Say with a lot of worship and respect, the people get that Ganga Jala. Even a few drops of Ganga Jala is a high value for them. Even Rajendra Chola, that's a famous Chola king, who brought Ganga river to Tamil Nadu and make a lake where Ganga and Kaveri were mixed. So he named the lake as Ganga, Sola Gangam. That capital is Gangaikonda Solapuram. That much respect was there in Tamil Nadu about Ganga and Kasi. See, in many of the inscriptions you say that they will mention Kasi and Ganga, and they will say from Kasi to Kanyakumari, Kasi Kumari. Like that, they will link Kasi and Kanyakumari, the southernmost tip of Bharat. So that much, even in marriage ritual also, the bridegroom, he used to, that is a ritual that he has to go to Kasi Yatra. Like that, there is, even in marriage ritual, Kasi Yatra is very important in Tamil Nadu. That much spiritual connectivity is there. And there are many temples, 432 temples in Tamil Nadu that were where the Kasi Vishwanatha and Visalakshi and Annapurni Mata were worshipped in Tamil Nadu. Kasi, Shiva Kasi, and Vanakasi, like that many Kasis are there. Viruddha Kasi, Pushpavana Kasi, Dakshina Kasi, like that many place names are also Kasi and person names also Kasi and woman name also Varanasi Amma, like that. Here we have more connectivity. See, I am residing in a place, that village name is Gangapuram, named after Ganga river. That much spiritual and cultural, traditional, and I have shown historical, first historical and traditional political connectivity are there with Kasi and Tamil Nadu. So Kasi lives in the heart of Tamil Nadu. So we cannot say, it is deep enrooted in their mind. So they cannot live even without thinking of Kasi even a single day. That much we have a connectivity with Kasi. अजीत जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं, अध्यात्म को नहीं पहचानते हैं। वो कह देते हैं कि धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता है। मैं तो ये देखता हूँ कि तमिलनाडु और काशी नहीं, पूरे भारतवर्ष को अगर कोई शक्ति जोड़ती है, वो धर्म की शक्ति है, वो अध्यात्म की शक्ति है। और यही शक्ति जो है, इसी का जिक्र लगातार डॉक्टर एमएल राजा अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से दे रहे हैं। और इसी अगस्त को भी जो है तमिलनाडु और काशी के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पहचाना जाता है। आपकी क्या राय है? तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डॉक्टर राजा ने बताया, उस समय एक जो फंक्शन हुआ था उसमें 10 काशी का भी नाम लिया गया। अभी डॉक्टर राजा ने कई सारे काशियों का नाम लिया जो तमिलनाडु में है, तो हमको ये अभी याद आया कि उस समय ये बोला गया था 10 काशी, वो भी वहां पे है। डॉक्टर राजा ने सुना होगा 10 काशी के बारे में। और जो एक और बात जो इसमें जो इसी क्रम को आगे बढ़ाती है, वो है जो कवि सुब्रमण्यम भारती, जो इतने बड़े महान कवि हुए हैं। सुब्रमण्यम भारती जो तमिल भाषा के और भारत के इतने बड़े, बहुत बड़े रत्न हैं, उनका जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, वो काशी में बीता था। और वहाँ काशी में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ऐसा लोग कहते हैं, उन्होंने सब सीखा। और उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था, जो बाद में उन्होंने जो तमिल भाषा को जो इतने सारी कविताएं दी, जो आज तक
जिसके बारे में बार बार जिक्र होता है, जिसकी बार बार चर्चा होती है, वो सब कहीं ना कहीं उसका काशी से, उसका बीज जो था वो काशी था, क्योंकि सुब्रमण्यम भारती की अर्ली लाइफ, अर्ली अपब्रिंगिंग, अर्ली एजुकेशन सब काशी में हुई थी। और उसके बाद वो जाके तमिलनाडु में रहे और उन्होंने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को समृद्ध किया अपनी बातों से। डॉक्टर राजा, would you like to add on Yes, as please. far as Subramaniam Now Bharati is he has concerned? told recent Subramaniam Bharati came to Kashi and learned education there. See, in tradition in Tamil Nadu, they will respect Kashi as a center of spirituality, not only spirituality but also educative places also. So, Kumara Gurubarar, who lived in 15th century, is a saint, Muruga Bhakta, Skanda Bhakta. He came to Kashi and start a mud. Because of his spiritual power, he got a land there, he constructed a mud there, and he wrote a text, Tamil, Kashi Kalambakam, explaining the Mahatva of Kashi. So, and he started a mutt in Tamil Nadu also, Tirupanandar mutt. So, that mutt is named as Kashi mutt only. And Parakrama Pandya, who want to worship Kashi Vishwanatha, and he came to Kashi and brought Sivalinga there, and that Sivalinga was installed in one place near to south to Madurai, that is called even now the Sivakasi, famous for printing and also fire matches. And another temple was constructed at the Tenkasi, the capital of Pandya kings, in the year Kali 4558. That is 567 years before itself, the Kashi Vishwanatha temple was constructed at Tenkasi. The Tenkasi means southern Kasi, Dakshina Kasi. So, Right. that much connectivity is there. Even in Tamil literature, ancient literature, you can, from Kalitukai, Silapadikara, Manimegala, I am saying because point of time only two things. Everywhere there, if you open that book, even Bhakti literature, Devaram, Nalayarathibya, Prabandham, Periya Pranam. So without Kashi, the people of Tamil Nadu cannot live even a single day. जी, Without- beside this, if we talk spiritual and community engagement in the 17th century, Tamil Sant Kumara Guru Kripa Desikar established the Kumar Swami Mutt at Hanuman Ghat in Varanasi. Do you know that? Yes, correct. Hanuman Ghat is where the Tamil population will be more in Kasi. So it is we can say that Tamil Kasi, Hanuman Ghat area, more Tamil people are living. So Kumara Gurupara has established his mutt in that place only. I think And it is also even many kings and subordinate rulers donated lands to construct an Annadana Chatra, not only at Kashi and Rameswaram. Both places, both are Jyotirlingano, one is at Upi, another is in Tamil Nadu. So they are in that way also linked. Anybody who want to go to Rameswaram has to go to Kashi, and anybody want to go to Kashi, they will go to Rameswaram. That much these two Jyotirlinga were linked. Not only that, even Kashi and Kanjipuram. Kanjipuram is equally holy city to Kashi and very ancient city. Both are famous for silk cloths, silk sarees. So Ajit ji, that way जैसा- also we can say another connectivity between Kashi and Tamil Nadu. अजीत जी, आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा। आपने जैसा कहा कि भवन का उद्घाटन जब हो रहा था और उपराष्ट्रपति जी वहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे और विशिष्टजन वहाँ पर उपस्थित थे, आपने कहा कि उस समय तमिलनाडु के बहुत सारे नागरिक भी वहाँ पर थे, तमिल बोलने वाले बहुत सारे श्रद्धालु भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो क्या माना जाए, ये जो काशी तमिल संगमम का प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है, वो काम कर रहा है और परस्पर संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं, विस्तार पा रहे हैं, और जो लोग जो है भाषा के नाम पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कुछ बरसों से, उनको करारा जवाब मिल रहा है इस प्रयास से। आपको मैं इस संबंध में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, कि मैंने वहां कई सारे श्रद्धालुओं से बात भी की और उन लोगों ने बताया कि वो लोग इसी काम के लिए आए हैं। और एक और चीज जो निकल के आई
उस पूरे फंक्शन में वो ये निकल के आई कि ये जो भवन बना है इसमें बहुत लोगों ने पर्सनल मनी डोनेट किया है। ये जो भवन बना है इसमें कई बड़े डोनर्स हैं जिन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का डोनेशन दिया है और बहुत सारे छोटे डोनर्स भी हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब लोग अपना पर्सनल मनी डोनेट कर रहे हैं धर्मशाला बनाने के लिए और व्यक्तिगत रूप से अपना समय लगाकर यहाँ आ रहे हैं, तो इसी से दिखाता है कि काशी तमिल संगमम कितना काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे भवन निर्माण संभव नहीं था। और ये भवन निर्माण जब हो रहा था तो उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जिसमें योगी जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि काफी सरकार ने भी रोल अदा किया जिससे कि जो अड़चने आ रही थी वो दूर हो सकें। और धन तो डोनर्स ने दिया जो कि तमिलनाडु के ज्यादा डोनर्स थे, या मेरे ख्याल से सारे तमिलनाडु के थे शायद, क्योंकि ये धर्मशाला जो है तमिलनाडु का था कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए है। तो ये तभी संभव है जब काशी तमिल संगमम अपना असर जमीनी हकीकत पे दिखा रहा है, और ये दिख रहा था। जी हाँ, ये असर दिख रहा है और हम जो है ये आशा करेंगे कि ऐसा असर परस्पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के बीच भी सामंजस्य पैदा हो, आध्यात्मिक, धार्मिक और जो है मानवीय रूप से हम लोग और निकट आए एक दूसरे के, और एक श्रेष्ठ पवित्र भारत की हमारी जो विचारधारा है उसको और विस्तार देने का प्रयास करें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम में विशेष बनाए इस पूरे कार्यक्रम को, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।